हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी पढ़ने वाले हैं और पेडागोजी का जो एक टॉपिक है इवैल्यूएशन, ठीक है, यानी कि मूल्यांकन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मूल्यांकन के बारे में कुछ टॉपिक्स, उसके कुछ जो भी सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग अभी EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए आप ये वीडियो जो है उसके लिए लाभदायक साबित होगा। और इस चैनल की मदद से आप अपने EMRS की जो तैयारी है उसको जारी रख सकते हैं, साथ ही अपने जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रतिदिन जो है वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं आपके तैयारी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मूल्यांकन का क्या अर्थ है, यानी मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएशन का अर्थ समझते हैं कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ जो है वो है मूल्यों को आंकना, यानी कि मूल्यांकन का मतलब जो होता है वो है मूल्यों को आंकना, यानी कि स्टूडेंट के जो मूल्य हैं उनकी जितने भी उनके दिमाग में वो चीज़ें जिस उद्देश्य से बैठाई गई हैं वो चीज़ें उनके दिमाग में किस हद तक बैठी हुई हैं, किस तरह वो अपने शिक्षा को ग्रहण कर पाए हैं, जो भी उन्हें सिखाया गया है वो सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं, इन्हीं को आंकना जो है मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। अर्थात वह मूल्य जो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। प्रतिष्ठित करना यानी कि वहाँ उनके दिमाग में जो भी चीज़ें इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है, एक अध्यापक के द्वारा उनके दिमाग में जो भी चीज़ें भरी गई हैं उनका अंकन करना ही या फिर उनकी जांच करना जो है मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन को आप समझ गए होंगे कि असल में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन से तात्पर्य शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों की सापेक्षिक उपयोगिता का पता लगाना तथा शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यालयी क्रियाओं के सापेक्षिक उपयोगिता का पता लगाने और बालकों की उपलब्धियों के सापेक्षिक स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया से होता है। तो असल में मूल्यांकन क्या है? जो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, ठीक है, जिनको पाठ्यचर्या के द्वारा और शिक्षण विधियों के द्वारा बच्चों को दिया गया है, जिन भी उद्देश्य से उनको जो भी शिक्षा दिया गया है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है और विद्यालयी क्रियाओं से बच्चे किस तरह लाभान्वित हुए हैं, ठीक है, और कितनी उपलब्धियाँ उन्होंने प्राप्त की है, इन सभी का जो स्पष्ट करने की प्रक्रिया जो है वो मूल्यांकन कहलाता है। अब एक परिभाषा देख लेते हैं डांडेकर के अनुसार। डांडेकर ने क्या कहा हुआ है मूल्यांकन के बारे में? उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यानी जो भी उद्देश्यों के जरिए उनको जो भी शिक्षा दी गई है टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, उन उद्देश्यों को किस हद तक बालक ने प्राप्त किया है, उसी का अंकन जो है मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन की शैक्षिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया होती है शुरू से अंत तक, उसको जो है 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो उसमें हिस्सा आ जाता है वह है अध्यापन उद्देश्य, ठीक है। अध्यापन उद्देश्य में क्या है? इसमें बालक को किस लिए अध्यापन कराया जा रहा है, ठीक है। उद्देश्य से आप समझ रहे होंगे कि किस उद्देश्य से उसको अध्यापन कराया जा रहा है, यही इसके अंतर्गत आता है, उसका उद्देश्य। दूसरा आ जाता है अध्ययन अध्यापन परिस्थितियाँ, यानी कि बालकों को किन परिस्थितियों में अध्यापन दिया जा रहा है, उसके वातावरण का क्या माहौल है उसके चारों ओर, इससे बालकों को जो सिखाना है उसे बालकों को के समक्ष किस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, किस तरह की शिक्षण विधियाँ अपनाई जा रही हैं, किस तरह के मटेरियल उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। उनकी घर परिस्थितियाँ, उसके विद्यालय की परिस्थितियाँ, ये सभी चीज़ें सेकेंड नंबर में आ जाती हैं। अब आता है थर्ड नंबर मूल्यांकन का। जब ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तब फिर मूल्यांकन की बारी आती है। इसके अंतर्गत बालकों को जो कुछ उद्देश्यों और प्रयोजनों के अनुसार सिखाया जाता है, क्या बालक ने उसे उस सीमा तक ग्रहण किया है या नहीं किया है, इसी की जांच की जाती है। तो जो थर्ड स्टेप है वही उसी में होता है मूल्यांकन, कि बालकों को जो भी सिखाया गया है उसमें से कितनी चीज़ों को बालकों ने ग्रहण किया है या फिर नहीं कर पाया है, इसी की जाँच की जाती है मूल्यांकन में, ठीक है। अब देखते हैं अब आगे क्या है कि डॉक्टर ब्लूम ने इसे त्रिभुज स्वरूप में निम्न प्रकार से बताया है। तो जो मूल्यांकन है उसको डॉक्टर ब्लूम ने इस प्रकार निर्धारित किया है, एक त्रिभुज के जरिए उन्होंने बताया है और 3 तरह के जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। पहला है शिक्षण उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और दूसरा है पाठ्यक्रम तथा सीखने के अनुभव, यानी कि करिकुलम एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस,
और तीसरा है मूल्यांकन के साधन। इन तीनों को ब्लूम ने क्या बताया है, आपस में इंटरकनेक्टेड बताया है। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों जो हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर ब्लूम का। कि यानी कि जो शिक्षण उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस उद्देश्य से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों का पाठ्यक्रम और उसके सीखने के अनुभव क्या क्या हैं, किन परिस्थितियों में बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है वो, और उसके अलावा उसका मूल्यांकन करने के लिए किस किस तरह के टूल्स का यूज़ किया जाता है, किन साधनों का यूज़ किया जाता है, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मूल्यांकन को इस तरह से डॉक्टर ब्लूम ने त्रिभुज के जरिए बताया है। आगे देखते हैं, इसी का जो डील किया गया है कि अर्थात मूल्यांकन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा मूल्यांकनों के साधनों के मध्य निरंतर चलती रहती है। इन तीनों के मध्य जो हम लोगों ने त्रिभुज देखा कि शिक्षा के उद्देश्य, सीखने के अनुभव और मूल्यांकन के साधन यानी टूल्स ऑफ जो इवैल्यूएशन है, उन तीनों के मध्य निरंतर चलती रहती है। उद्देश्य, अनुभव तथा मूल्यांकन निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा उच्च स्तर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी कि उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए इन्हीं तीनों चरणों से गुजरना पड़ता है और ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मूल्यांकन की विशेषताएं। देखते हैं मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो भी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी उसके आधार पर मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं। पहला निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है, किसी न किसी रूप में मूल्यांकन होता रहता है। दूसरा जो है बालकों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है। यानी व्यवहार, बालकों के व्यवहार में किस हद तक परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि शिक्षा जो है असल में क्या है, एजुकेशन जो है व्यवहार में परिवर्तन ही तो है ना। तो व्यवहार संबंधी सामग्री जो है उनको एकत्र करने का साधन है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो जो मूल्यांकन है वो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं उससे कनेक्ट है घनिष्ठ रूप से, यानी बहुत डीपली जो है कनेक्ट है। और चौथा जो है शिक्षण में विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करने वाला है। तो जो मूल्यांकन है वो शिक्षण में विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करता है। यानी कि अगर किसी विधि से कोई रिजल्ट नहीं आता है तो विधि जो है परिवर्तित कर दी जाती है। तो शिक्षण में विभिन्न विधियों को प्रोत्साहित करने वाला होता है ये जो मूल्यांकन है। तो ये है मूल्यांकन की विशेषताएं। अब मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं। मूल्यांकन आखिर क्यों किया जाता है। पहला, इस बात का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति किस रूप में हुई है। तो उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि आखिर उनको जो पढ़ाया गया है उससे जो भी उद्देश्य रखकर उनको पढ़ाया गया है वो उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मानसिक दृष्टि से बालक बालिकाओं के विकास का पता लगाया जा सकता है कि बालक और बालिकाओं का विकास, मानसिक विकास जो है किस हद तक हुआ है, इस वजह से मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है जब बालक को पता चलता है कि परीक्षा की घड़ी पास आ रही है तो वे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कि जब उनको पता रहता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद हमारा मूल्यांकन होना है, जब उनको पता है तो वो जो है पढ़ने के लिए या फिर अपने जिस कार्य को भी जिसके लिए मूल्यांकन किया जाना है उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा, मूल्यांकन बालकों के विकास में निरंतर गति देने में सहायक होता है। उनका जो विकास होता है वो एक निरंतर बैलेंस में, गति में बना रहे, बिल्कुल फ्लो में बना रहे। इस वजह से मूल्यांकन इम्पोर्टेंट होता है और मूल्यांकन का यही उद्देश्य है। पांचवा है मूल्यांकन के द्वारा बालक बालिकाओं की क्षमताओं और सीमाओं का पता लगाया जा सकता है। तो समय समय पर मूल्यांकन करने से क्या होता है कि स्टूडेंट की जो क्षमता है और उनकी जो सीमाएँ हैं, ठीक है, उनका पता लगाया जा सकता है आसानी से। छठवां है अध्यापक की कुशलता एवं सफलता का मापदंड जो है मापन मूल्यांकन द्वारा संभव है। तो मूल्यांकन से एक और चीज़ होता है कि जो टीचर होता है उसकी कुशलता, कि टीचर कितना कुशल है और कितना सफल है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में, उसका भी मूल्यांकन जो है मूल्यांकन के द्वारा ही, इवैल्यूएशन के द्वारा ही पता चलता है। 7 नंबर है कि मूल्यांकन द्वारा बालक बालिकाओं के वर्गीकरण की ठीक सूचनाएँ प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि कौन बालक कितना सक्षम है, उसका बौद्धिक स्तर कितना विकसित हुआ है, शारीरिक स्तर कितना विकसित हुआ है और कैसे कैसे वर्गीकरण में है। यानी लो इंटेलिजेंट बालक और मीडियम और हाई, इस तरह का वर्गीकरण करने में सहायता होता है। यानी शिक्षक जो है समझ पाता है कि किस स्टूडेंट के ऊपर कितना और कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये सब होते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य।
आगे देखते हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। ये जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में भी मेंशन की हुई है, तो इनको अच्छे से समझिएगा। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या दी हुई हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो हो जाती है वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो एक अच्छा मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने से क्या होता है, जब जैसे कि जो परीक्षा अगर निबंधात्मक परीक्षा ली जाती है तो उसका ये एक दोष होता है कि उसमें सही सही विद्यार्थियों के ज्ञान का पता नहीं चल पाता। ठीक है, उसके जो उत्तर पुस्तिका होती है, अगर उसको एक से अधिक अगर परीक्षक देखते हैं तो उनमें अलग अलग अंक, जैसे कि मान लीजिए 4 टीचर उसके कॉपी को चेक करते हैं किसी स्टूडेंट की, और परीक्षा जो है निबंधात्मक तरह की हुई है। ठीक है, तो अगर 4 टीचर उसके कॉपी को चेक करेंगे तो चारों के जो नंबर देने की जो है वो अलग अलग नंबर आएंगे। ठीक है, कोई 50 में से 20 देगा, उसी पेपर को देख करके उसके हिसाब से उसने कम लिखा होगा। कोई 50 में से 30 देगा, कोई 35 देगा, कोई 40 देगा। तो उसमें जो है वस्तुनिष्ठ होने से क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो लगभग समान अंक ही बच्चे को मिलता है। लेकिन अब अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, निबंधात्मक प्रश्न है, तो उसमें एक रूपता नहीं देखी जाती, यानी उसमें समझ में नहीं आता कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, क्योंकि शिक्षक ही उसको अलग अलग तरीके से देखता है। तो इस वजह से अच्छा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए। सेकेंड नंबर है विश्वसनीयता, यानी कि रिलायबिलिटी। तो जो एक अच्छा टेस्ट होता है, एक अच्छा मूल्यांकन होता है, ठीक है, तो वो रिलायबल होता है, यानी कि विश्वसनीय होना चाहिए। यदि किसी परीक्षा को, जैसे कि कोई एक परीक्षा ली जाती है, उसको एक ही समूह, मान लीजिए 5 बालकों का एक समूह है, अगर उन्हीं 5 बालकों को 2-3 बार उसी परीक्षा को देने के लिए कहा जाए, ठीक है, आज अगर उसी परीक्षा को देते हैं, कल भी देते हैं, परसों भी देते हैं, तो अच्छा मूल्यांकन वो होगा जिसमें वो बार बार एक जैसे ही अंक लाएं। ठीक है, एक बार पढ़े हों तो एक जैसे ही अंक लेकर आएँ। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में ऐसा नहीं होता। अगर निबंधात्मक प्रश्न है तो कई बार बच्चे उसको अलग अलग ढंग से लिखते हैं। एक बार लिखेंगे तो अलग ढंग से लिखेंगे, ठीक है, दूसरी बार लिखेंगे तो अलग ढंग से लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर बच्चे को पता है, अगर बच्चे ने तुक्का नहीं लगाया हुआ है, उसने अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, तो बार बार उसको एक ही जैसे अंक आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है एक अच्छा मूल्यांकन विश्वसनीय होना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। थर्ड है वैधता, यानी कि वैलिडिटी। ठीक है, तो जो एक अच्छा मूल्यांकन होता है वो वैध परीक्षा होनी चाहिए, उसमें वैधता का गुण होना चाहिए। यहाँ जैसे वैधता से ये जो तात्पर्य है वो सार्थकता से नहीं है। ठीक है, सार्थकता यानी कि लीगल है या इलीगल है, इस तरह से ये इसका मतलब नहीं है। वैधता का मतलब है परीक्षा के लिए जो भी मापदंड बनाए गए हैं उनको पूरा करना चाहिए। यानी कि जैसे अगर बच्चे की मानसिक शक्ति परखने के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, तो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिससे उसके मानसिक शक्ति का ही पता चले। अगर उसके शारीरिक विकास के लिए मूल्यांकन रखा गया है तो मूल्यांकन टेस्ट ऐसा बनाना चाहिए, परीक्षा ऐसी ली जानी चाहिए जिससे उसके शारीरिक शक्तियों का, उसके शारीरिक विकास का पता चले। तो ये होता है वैधता, यानी कि एक अच्छा मूल्यांकन में वैधता का गुण होना चाहिए। फोर्थ नंबर है व्यवहारिकता, यानी कि प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी मतलब व्यवहारिक होना चाहिए। एक जो अच्छा मूल्यांकन है वो व्यवहारिक होना चाहिए, एकदम बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जब बच्चा अपने पेपर को देखे, जो भी उसका टेस्ट हो रहा है, जो भी एग्ज़ाम मेथड जो भी अपनाया गया है, उसमें अगर वो अपने क्वेश्चन पेपर को देखे तो उसको आउट ऑफ द सिलेबस ना लगे। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी प्रश्न जो है एकदम से अलग हैं, हट के हैं, या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैं जिसका जवाब बच्चा नहीं दे पा रहा है। तो वो जो है व्यवहारिक होना चाहिए। अच्छा मूल्यांकन व्यवहारिक होता है, जो बच्चे जो हैं उसके टॉपिक से परिचित होते हैं। नेक्स्ट जो है विभेदीकरण, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। तो जो है अच्छा मूल्यांकन होता है उसमें विभेदीकरण का गुण होता है, डिफ्रेंशिएशन का गुण होता है। और विभेदीकरण क्या है, जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है मान लीजिए, और उसके साथ एक ऐसा, उसी का एक कंपटीटर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि थोड़ा सा किसी चीज़ में अक्षम है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये मान लीजिए कि देखने में उसको अच्छे ढंग से नहीं दिखाई देता है, या एक अंधा बालक है, कहने का मतलब उसको साफ दिखाई नहीं देता है।
तो दोनों में तो अंतर हो गया, ये अपने क्वेश्चन पेपर को अलग तरीके से सॉल्व करेगा और ये जो है अलग तरीके से सॉल्व करेगा। तो इन दोनों में विभेदीकरण किया जा सकता है ना, कि एक अच्छा मूल्यांकन इस तरीके से लिया जाए कि दोनों के जो पेपर होंगे उनको अलग अलग तरीके से जांचा जाए। मूल्यांकन की पद्धति ऐसी रखी जाए कि इन दोनों को अलग अलग तरीके से जांचा जाए, तो यही होता है विभेदीकरण। नेक्स्ट जो है विशेषता जो है वो है व्यापकता, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो जो अच्छा मूल्यांकन होता है वो व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो व्यापकता से क्या तात्पर्य है? व्यापकता का मतलब ये है कि योग्यता को मापने के लिए जो प्रश्नों का समावेश किया जाता है, ठीक है, जितने भी प्रश्न उसमें इकट्ठा किए जाते हैं वो पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हों, व्यापक हो। अगर एक सिलेबस में जितनी चीज़ें दी गई हैं सभी पूरे सिलेबस को कवर कर रहा हो जो मूल्यांकन हो रहा है वो, ऐसा नहीं कि उसके आधे हिस्से को कवर कर रहा हो। तो ऐसे में बच्चे तो पूरा पढ़ करके आएंगे, तो जो बच्चे पूरा पढ़ करके अपने सिलेबस को पूरा कवर करके आएंगे उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर पूरे सिलेबस से क्वेश्चन ना पूछे गए तो इस हिसाब से जो अच्छा मूल्यांकन होता है वो व्यापक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। 7 नंबर है सुगमता, यानी कि ईजीनेस, ठीक है। तो जो एक अच्छा मूल्यांकन होता है उसमें सुगमता का भी गुण पाया जाता है। वो उसका मूल्यांकन का तरीका जो है बहुत ही सुगम होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर कम प्रश्न दिए गए हैं, 20 प्रश्न दिए गए हैं, तो उस हिसाब से उसको समय कम दिए जाएंगे, 20 मिनट का या आधा घंटा का समय दिया जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है तब की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर 100 प्रश्न हैं तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा समय देना चाहिए, यानी कि सुगम होना चाहिए बच्चों के हिसाब से। मूल्यांकन का जो तरीका, एक मेथड होता है वो सुगम होना चाहिए। उसके बाद है उपयोगिता, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है? जो यूटिलिटी होता है उसमें ये ऐसा गुण है कि जो मूल्यांकन की जो परीक्षा होती है वो बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो, ठीक है। परीक्षा बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो, ऐसा ना हो कि जैसे कि उसके मानसिक विकास का पता लगाने के लिए अगर मूल्यांकन किया जा रहा है तो उन परीक्षा से मानसिक विकास का कोई संबंध ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बच्चों के लिए उपयोगी होने चाहिए, उनके मानसिक आकलन के लिए उपयोगी होने चाहिए। तो ये होता है उपयोगिता का गुण, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है इस मूल्यांकन में वो उपयोगी होना चाहिए बच्चों के लिए भी और शिक्षक के लिए भी और उसके विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है और लास्ट जो टॉपिक है वो है सरलता, यानी कि सिंप्लिसिटी। तो जो परीक्षा लेने का मेथड है, ठीक है, वो जो है सरल होना चाहिए। जो भी मूल्यांकन के निर्देश और नियम जो रखे गए हैं वो सरल होने चाहिए, बिल्कुल सरल होने चाहिए, बच्चों को आसानी से समझ में आना चाहिए और उनके प्रयोग के लिए बहुत आसान हो, ठीक है। और ऐसा ना हो कि उस क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए बार बार टीचर का मदद लेना पड़े बच्चों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बच्चों के लिए बिल्कुल सरल होना चाहिए और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। तो एक अच्छा मूल्यांकन जो है उसमें सरलता का गुण पाया जाता है, सिंप्लिसिटी उसमें पाई जाती है। तो ये थे कुछ टॉपिक जिनको आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको लोग को कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जैसे कि EMRS के जो भी स्टूडेंट हैं वो जो अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके लिए एक और वीडियो आने वाली है। तो इस चैनल से जुड़े रहें, बस कुछ समय में वो वीडियो हो सकता है आप लोग को मिल जाए। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को 1-2 दिन बाद देख रहे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में ही उस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो का जो है लिंक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा और बाकी चीज़ें उसमें दी हुई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।